हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेंशन फोर्स के बारे में कि कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी रॉड अगर टाइट है तो उस स्ट्रिंग या रॉड पे हम टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन देख रहे थे। ओके, तो बच्चों उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि भाई जहाँ टेंशन कैलकुलेट करनी है वहाँ हम एफबीडी बनाएंगे और एफबीडी बनाने के बाद अगर सिस्टम रेस्ट पे है यानी कि एक्सिलरेट नहीं कर रहा तो उसका अपन फोर्स बैलेंस कर देते हैं, और अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो वी विल अप्लाई एफ इक्वल टू एम ए। आई बात समझ में? तो इसी सीरीज में मैं आगे अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। ओके, ये एक स्मूथ एंड फिक्स्ड, स्मूथ और फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। एक स्फीयर है ये, और इस स्फीयर पे एक रस्सी बांध रखी है इसे, यहां ये फिक्स कर रखा है ये, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में? ये स्फीयर है एम मास का, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, और यहां पे एक स्ट्रिंग इस पे बांध रखी है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन स्फीयर, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन स्फीयर ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन की वजह से स्फीयर पे कितना नॉर्मल फोर्स होगा। और सेकंड है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे जरा सोचना। तो इसके लिए ध्यान से देखो, मैं इस स्फीयर का एफबीडी बनाता हूं बच्चों, सब कुछ रेस्ट पे है। क्या कि इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स कर रखा है अपन ने, और स्फीयर को बांध करके रस्सी से बांध दिया और ये रेस्ट पे आ गया। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान देना इसका सॉल्यूशन। अगर हम स्फीयर का एफबीडी बनाएं, ध्यान दें तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल जो कि सेंटर से पास आउट होगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल है जो यहां से लगेगा इस पे, वो इसके सेंटर से पास आउट होगा। तो किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है बच्चों। एमजी के कंपोनेंट करना अपन सीख गए कि इधर जो एमजी का कंपोनेंट होगा, चलो एमजी लगा लें पहले, कंपोनेंट बाद में देखेंगे किसके करने हैं। नीचे होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एमजी, और टेंशन तुम्हें पता है कि स्टॉप पॉइंट पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो टेंशन टी इस डायरेक्शन में होगी। तीन फोर्स लग रहे, ध्यान से देखो। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो टेंशन है वो टेंशन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। ओके, तो अब सबसे पहले ध्यान देना, हम इसको कैसे सॉल्व करें, कौन से फोर्स के कंपोनेंट करें, क्योंकि ये मोशन कर नहीं रहा स्फीयर, और अगर स्फीयर मोशन नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा देखो। तो एमजी के कंपोनेंट कर लूँ मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये कई बार किया तुमने। इधर जो कंपोनेंट आता है, अब वो याद भी हो जाना चाहिए हमें, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो कंपोनेंट आता है होता है एम जी साइन थीटा। वी हैव डन सो मेनी टाइम्स, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और इधर जो आता है वो है एम जी कोस थीटा, क्योंकि सभी फोर्स में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ला रहा हूँ, तो टेंशन के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। यू कैन सी
कि ये एंगल जो होगा ये थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाइन है ये, तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखो तो टी का जो कंपोनेंट होगा इधर वो होगा टी कॉस थीटा, ध्यान से देखना, इस टी का इधर कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट आएगा, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों जो कंपोनेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो उनके बीच में होता है कहीं ना कहीं, तो टेंशन उनके बीच में है, एक कंपोनेंट इधर तो एक इधर आएगा, इट विल बी टी साइन थीटा। आ रहा है समझ में? अब इस केस में अगर हम बैलेंस करते हैं, ध्यान देना, इस केस में अगर हम बैलेंस करें यू विल सी कि टी कोस थीटा, टी कोस थीटा जो फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा बताओ? एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और इधर नॉर्मल जो होगा, ध्यान से देखना, नॉर्मल जो होगा वो क्या इक्वल है? एम जी कोस थीटा प्लस टी साइन थीटा। देखो दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स तो इधर बैलेंस कर रहा है, तो दिख रहा है तुम्हें टी कोस थीटा जो है, देखो बच्चों वो किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी साइन थीटा को, और जो नॉर्मल है वो इधर एम जी कोस थीटा प्लस टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, देखिए है ना। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बच्चों इक्वेशन 1 से मैं टी की वैल्यू ला सकता हूँ, यहाँ से इक्वेशन 1 से हम टी की वैल्यू ला सकते हैं। तो यू हैव टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और नीचे ले जाऊं कॉस थीटा को, देखो कॉस थीटा को नीचे ले गया, तो टी इक्वल टू आ गया, टी इक्वल टू क्या होगा बताओ? एम जी टेन थीटा। ये स्ट्रिंग में टेंशन होगी, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है दैट विल बी एम जी टेन थीटा। तो पहले अपन ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन में स्ट्रिंग आ गई कितनी? एम जी टेन थीटा। आ रही बात समझ में? उसके बाद में फिर अगला जो है, यहां से मैं इक्वेशन 2 से नॉर्मल ला सकता हूं, तो नॉर्मल जो होगा, यहां वैल्यू पुट करें अपन बच्चों, टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर दें, टेंशन की वैल्यू यहां पुट करो तो एन इक्वल टू नॉर्मल भी आ जाएगा एम जी कोस थीटा प्लस टी को क्या लिख दें अपन? एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। समझे? इसको फर्दर में सॉल्व करता हूं, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी, और टेन थीटा को वापस से लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, और यहाँ साइन पहले है ही है, इसको साइन अपॉन कॉस लिखोगे, और साइन थीटा इधर है, तो क्या जाएगा? इट इज एम जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। समझ गए ना? तो एन इक्वल टू, अब देखो इसको मैं अपॉन में 1 मान लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ध्यान से देखो, इट विल बी एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ होगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यू विल सी एन इक्वल टू, ऊपर एम जी कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, और अंदर बचेगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और ब्रैकेट में बच्चों 1 बन गया, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये हमेशा एक होता है, तो सीधा आंसर आ गया नॉर्मल जो होगा दैट विल बी एम जी डिवाइडेड बाई कोस थीटा, यानी चाहो तो इसको लिख सकते अपन एम जी सेक थीटा, ये इसका नॉर्मल होगा। ये समझ गए? तो यहाँ पे नॉर्मल भी लग रहा था, टेंशन भी लग रही थी, तो सभी फोर्सों के कंपोनेंट करने पर और उसको इक्विलिब्रियम में किया, वहां से अपन नॉर्मल भी ला सकते हैं और वहां से हम टेंशन भी ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लेट अस हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये एक दीवार है, फिक्स वॉल, ठीक है, ये फिक्स्ड वॉल है। यहां से एक स्फीयर है, ये इसको टच कर रहा है दीवार को, और जो टॉप इसका पॉइंट है RS में, इसको अपन ने टॉप क्या बल्कि ये कहो, ऐसे पॉइंट पे अपन ने इसको बांध रखा है, यहाँ पॉइंट P पे बांध रखा है, और ये डॉटेड लाइन अलोंग द रेडियस है इसकी, ये दे रखा है क्वेश्चन में, एक रस्सी से ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से अपन ने इसको यहां से बांध दिया है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखी है अपने को इक्वल टू, इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये दो चीज रखी है, ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ द स्फीयर 3 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। मेरे दो क्वेश्चन वही हैं, पहला है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, और सेकंड है नंबर 2 फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by wall on sphere। क्वेश्चन समझ गए बच्चों, दो फोर्स बताने यहां, और m मास का ये स्फीयर है, ठीक है, m मास का स्फीयर है, इसके रेडियस गिवन है हमें स्फीयर की, और स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, तो हमें इसमें टेंशन कैलकुलेट करनी है और नॉर्मल बताना है। चलो सबसे पहले FBD बनाते हैं बच्चों। इस स्फीयर का FBD क्या होगा, लेट अस सी। ये स्ट्रिंग थी और ये इसका सेंटर है, यहां ये हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल जो वॉल है, वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है, तो चलो FBD बनाओ। सबसे पहले mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg जो लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, दीवार नॉर्मल लगाएगी, दीवार इसको इधर की तरफ नॉर्मल लगाएगी, जो कि सेंटर में से पास आउट होगा, तो ये नॉर्मल मैंने मान लिया n, ठीक है। और तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, ये टेंशन अपन ने T एज्यूम कर ली। अब बच्चों कंपोनेंट करने के लिए हमें एंगल चाहिए, एंगल दे नहीं रखा है इसमें, थीटा नहीं दे रखा, ध्यान से देखना, ये कोई भी जो एंगल है, मान लो ये थीटा, ये गिवन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ज्योमेट्री से हम थीटा ला सकते हैं। देखो थीटा कैसे ला सकते हैं, कि तुम्हें दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है, ध्यान देना, ये रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर है, और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनियस जो बन रहा है इसको ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस बन रहा है, तो यहां से यहां तक ये 2 हो गया, स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक है, स्ट्रिंग तो यहां तक हो गई कितने की, 2 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो पूरा जो हाइपोटेनियस है इसका वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो सेंटर से और वहां सस्पेंशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है, स्फीयर के सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस है वो 5 आ गया, तो थीटा भी आ जाएगा। कैसे कि अगर इसको मैं थीटा एज्यूम करता हूं, इसको हम थीटा एज्यूम करें, तो थीटा के सामने ये क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, तो मैं साइन थीटा निकाल लू यहां, तो साइन थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5।
और बच्चों साइन थीटा अगर 3/5 है तो जो थीटा है यू नो वेरी वेल वो 37 डिग्री होगा। थीटा भी मेरे पास आ गया, थीटा जो होगा दैट विल बी 37। और ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखो, अल्टरनेट एंगल होगा। देखो ये एंगल भी थीटा होगा। देखो दिख रहा है सबको? ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा। वर्टिकल के साथ टेंशन फोर्स का एंगल थीटा है। तो क्लियर है अब इसके बाद कि टी का इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट आएगा। देखो दो कंपोनेंट कर लें टी के, तो टी का जो ऊपर कंपोनेंट होगा दैट विल बी टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी टी साइन थीटा। अब भले ही से तुम टी को हटा लो क्योंकि तुमने इसके टुकड़े कर लिए। ये डायग्राम बन गया। तीन फोर्स थे, नॉर्मल, mg और ये टी के दो कंपोनेंट कर लिए अपन ने। और अब सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम करूं क्योंकि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में था, तो अगर इसका हम इक्विलिब्रियम करें तो टी कॉस थीटा जो होगा, देखो टी कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mg। टी कॉस थीटा mg के इक्वल होगा। थीटा तुम्हें पता है तो टी कॉस 37 इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों? तो t इंटू कॉस 37 बताओ कितना होता है? 4/5 इक्वल टू mg। तो यहां से t आ जाएगा t इक्वल टू 5 mg/4। ये टेंशन का आंसर हो गया। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो वो आंसर आ गया दिस इज 5/4 mg। और नॉर्मल का आंसर यहां से मिल रहा है कि नॉर्मल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा। नॉर्मल फोर्स जो होगा वो क्या इक्वल होगा? टी साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जो है इक्वल टू टी साइन थीटा करें अपन, तो टी साइन थीटा, तो टी की वैल्यू कितनी है? 5/4 mg, 5/4 mg इंटू, और साइन थीटा साइन 37 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो नॉर्मल जो आएगा यहां से दैट विल बी 3 mg/4। ठीक है, तो इसलिए दोनों फोर्स कैलकुलेट हो गए, नॉर्मल भी आ गया और हमारे पास टेंशन भी आ गई। तो बच्चों ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे जो हम टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल फोर्स। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट अभी बाकी है कि अगर पुली के ऊपर अपन रस्सियां लटका दें, यानी जिसको मैं नाम दूंगा पुली मास सिस्टम, तो पुली के ऊपर एक तरफ से रस्सी ऊपर चलेगी, दूसरी तरफ से नीचे जाएगी, वो सारी चीज अभी बाकी है। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम देखते भी हो तो अभी उनको ट्राई मत करना क्योंकि वो पढ़ाए नहीं है मैंने। ये बेसिक क्वेश्चन है जिनमें कोई पुली वगैरह नहीं है और वहां टेंशन वगैरह अपन निकालना सीख रहे हैं। तो चलो यहां से आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें दो बेसिक फोर्स पढ़ा दिए, एक तो नॉर्मल पढ़ाया था पहले जिसपे कई सारे एग्जांपल लिए अपन ने, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल। एक ये टेंशन फोर्स मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालते हैं, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है या जिसका मास है, वो सारी चीज अपन ने देखी। अब यहां से एक फोर्स और पढ़ाऊंगा मैं, वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है इसको भी हम यहीं समझ के हुए चलते हैं। स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है इस पे अपन ध्यान दें, सुनिएगा। तो बच्चों अगला टॉपिक अपना, हेडिंग डाल सकते हो तुम सभी अपनी नोटबुक में, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। समझना, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है, कितना फोर्स लगाती है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो अपन देखें। तो बच्चों देखिए, ये मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है और हम हमेशा ध्यान रखना, बात काफी इंपॉर्टेंट बात है, अपने क्वेश्चन में जो भी हम स्प्रिंग लेंगे बच्चों, अपने क्वेश्चंस में जो भी स्प्रिंग है वो सभी स्प्रिंग मासलेस लेते हैं अपन। ये एज्यूम करते कि स्प्रिंग का मास 0 है, तो ये मासलेस स्प्रिंग कहूं इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो छोटी छोटी चीजें लेकिन इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मासलेस होने से क्या होगा वो देखेंगे अपन। तो मासलेस स्प्रिंग है ये,
और फिलहाल स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है नेचुरल लेंथ। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों? स्प्रिंग को अपन जानते हैं, डेली लाइफ में भी सबने देखा होगा। अगर हम चाहें तो स्प्रिंग को खींच भी सकते हैं और स्प्रिंग को अपन कंप्रेस भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। स्ट्रिंग नहीं होती है, स्ट्रिंग जो है खींचनी से स्ट्रेच नहीं होती। ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कैन बी इलोंगेटेड, इसको इलोंगेट कर सकते हैं, खींच दो दोनों एंड से पकड़ के। इसको हम चाहें तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच्ड है ना ही कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग को बस रख दो तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में मेंटेन रहेगी। तो इसको कहते हैं कि भाई स्प्रिंग जब ना तो खिंची हुई है ना ही तो इलोंगेटेड है ना ही स्प्रिंग दबी हुई है, यानी ना कि कंप्रेस्ड भी नहीं है। तो स्प्रिंग इज neither compressed nor elongated, then it is called in the natural length। और जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो ये कोई फोर्स नहीं लगाती किसी पे भी, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही। हाँ, लेकिन अगर स्प्रिंग को तुम इलोंगेट, जैसे मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा, सुनो ध्यान से, इस डायग्राम से अपन समझते हैं, तीनों चीज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए ये एक फिक्स्ड वॉल है, दीवार है, ये स्मूथ सरफेस है, यहां से एक स्प्रिंग बांध के और ये ब्लॉक जोड़ रखा है एम मास का। बच्चों ध्यान देना, स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाती है पहले वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें। कब फोर्स लगाएगी, कितने की बात तो बाद में आएगी। पहले तो ये पहचानना था कि स्प्रिंग फोर्स लगा भी रही है या नहीं लगा रही है। तो फिलहाल ये नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में है तो मैंने क्या कहा कि ये कोई फोर्स, यानी अगर मैं एफबीडी बनाऊं, देखो इस केस में अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो बिल्कुल स्प्रिंग को मैंने अलग कर दिया, ब्लॉक को अलग कर दिया, दीवार अलग, सब कुछ अलग कर दिया। देखो अब इसका एफबीडी क्या होगा कि इस ब्लॉक पे नीचे लगेगा mg, नो डाउट, बिल्कुल mg लगेगा। जो फ्लोर है, फ्लोर क्या लगेगी इसके ऊपर? नॉर्मल, नो डाउट इधर लगेगा नॉर्मल। अब स्प्रिंग किधर लगाएगी? तो स्प्रिंग बच्चों नेचुरल लेंथ में है, ना तो स्प्रिंग इसको धक्का देगी ना इसको खींचेगी। बात समझना, स्प्रिंग का फोर्स भी किधर होता है हमेशा? बताओ, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। वही स्ट्रिंग की तरह है, स्ट्रिंग की तरह ही होता है ये, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। लेकिन फिलहाल जब ये नेचुरल लेंथ में है तो कोई फोर्स नहीं है, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, इधर या इधर कोई फोर्स नहीं लगा रही है, इधर फोर्स 0 होगा। ठीक है, यहां कोई फोर्स नहीं है दोनों एंड्स पे, यहां और यहां भी स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है और यहां भी स्प्रिंग कोई फोर्स, क्योंकि ये तो ध्यान रखो बच्चों, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी तो ये किसी तरह का कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है। लेकिन अब सुनो, मान लो इस ब्लॉक को, ठीक है, अपन ने यहां पे स्प्रिंग इसके बांध दी यहां पे, ठीक है, और अब इस ब्लॉक को मैं कुछ डिस्टेंस आगे ले जाऊं यहां तक, तो क्या सीन बनेगा जरा देखना। ये ब्लॉक यहां तक आ चुका है, स्प्रिंग खिंच गई, देखो यहां से तो फिक्स्ड है स्प्रिंग, बिल्कुल यहां तो फिक्स है, और इसको तुम आगे खिसका रहे हो तो स्प्रिंग इलोंगेट हो गई बच्चों। तो अब स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट है, मैं इसका एफबीडी बना देता हूं, स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट हो चुकी है। ओके, अब क्या होगा इसके बाद, सुनना आप ध्यान से। अब स्प्रिंग जो है इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड स्प्रिंग है, इसको तुमने खींच दिया तो ये जाहिर सी बात है कि भाई स्प्रिंग जो होगी वो वापस से अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करती है। ये मेन कॉन्सेप्ट है।
यानी स्प्रिंग किधर फोर्स लगाती है, तो पहला तो सीखा कि स्प्रिंग कब फोर्स लगाती है, तो इसका सीधा सा जवाब था अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, लेकिन अगर तुमने स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया या स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया तो वो फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। और यहां जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, अब तुम स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आना चाहिए। यानी इस ब्लॉक पे सोचना mg और नॉर्मल तो अभी भी हैं, वो तो ठीक है, बात चल रही है स्प्रिंग के फोर्स की। तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगी, देखना F, पढ़ो इसको, कौन सा फोर्स है, रीड करो। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक। स्प्रिंग ने ब्लॉक पे फोर्स इधर लगाया, उसका रिएक्शन जरूर होगा कि इस स्प्रिंग पे फोर्स इधर लगा होगा। ये इस ब्लॉक का FBD है। नो डाउट अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो इस F फोर्स की वजह से, इस F फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर एक्सिलरेट करना शुरू करेगा। F इक्वल टू ma लगाओ आराम से, इधर एक्सिलरेट करेगा। अब बात खत्म नहीं हुई लेकिन अभी कि भाई स्प्रिंग मास लेस है। देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, स्प्रिंग मास लेस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज, स्प्रिंग का कोई भी चीज अगर मास लेस है, सोचना मैं जो बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे तुम आगे पढ़ोगे पुली मास लेस है, पुली अपन पढ़ेंगे, पुली सिस्टम, पुली मास लेस है, स्ट्रिंग मास लेस है, स्प्रिंग मास लेस है। अगर कोई भी चीज मास लेस है तो उस पे जो नेट फोर्स होगा उसको हमेशा जीरो होना पड़ेगा, उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा हर इंस्टेंट पे। अब तुम सोच रहे हो क्यों, इसलिए कि अगर वो मास लेस है तो अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखता हूं कि चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे एक्सेलरेट कर रही है, चाहे रुकी हुई, चाहे कुछ भी कर रहा है, उस पर F इक्वल टू अगर ma देखें तो उसका मास कितना है बताओ, जीरो। और अगर उसका मास जीरो है तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। तो इधर अगर इस पे F फोर्स लग रहा है तो ये इसका FBD पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पे फोर्स लग गया। देखो तुम सोचो अगर किसी भी मास लेस चीज पे फोर्स लग जाएगा, जैसे 2 न्यूटन का है तो 2 इक्वल टू मास इसका 0 इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे करो, मास तो जीरो है, तो फिर अपॉन में जब जीरो आएगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा बताओ, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए मजबूरी हो गई है, बिल्कुल याद रखो बच्चों, कोई भी अगर मासलेस बॉडी है तो मासलेस बॉडी पे हर इंस्टेंट पे नेट फोर्स जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये जीरो कैसे होगा कि इतना ही फोर्स इस पे इधर ये दीवार लगाएगी और फिर ये दीवार पे ये फोर्स इधर लगेगा। तो देख सकते हो कि स्प्रिंग पे जो नेट फोर्स है, ध्यान से देखो, स्प्रिंग पे नेट फोर्स जीरो हो गया, इधर से F लग रहा है, इधर से F लग रहा है। और स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग ब्लॉक को ध्यान से देखो, स्प्रिंग ब्लॉक को इधर खींच रही है क्योंकि वो तुमने स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया ना। अब इलोंगेट कर दिया तो वो क्या होगा, अपनी वापस नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी। तो इधर वाले ब्लॉक को इधर खींचेगी और दीवार को इधर खींचना चाहिए। अब दीवार खींचेगी नहीं लेकिन, क्योंकि दीवार तो नीचे यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होते, फ्रिक्शन वगैरह जो भी है वो उसको बैलेंस कर लेगा। बात समझ आई। तो स्प्रिंग की जो ट्राई है, स्प्रिंग पे तुमने इधर फोर्स लगाई तो उन बॉडी पे इधर फोर्स लगाएगी। तो देखो ब्लॉक को इधर खींच रही है ये और इस वाली दीवार को इधर खींचेगी। तो याद रखना बच्चों, स्प्रिंग के दोनों जो एंड्स हैं, क्योंकि स्प्रिंग हमारी मासलेस होती है और मासलेस स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे फोर्स हमेशा इक्वल होना ही पड़ेगा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो ये फोर्स ऐसे लगे कब, जब स्प्रिंग को तुमने इलोंगेट किया। एक पोजीशन और हो सकती थी, मान लो इसको कंप्रेस्ड कर दे अपन, ये भी देख लेते हैं। अगर मान लो इसको हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को तो क्या सीन देखने को मिलेगा, जरा देखो। इस ब्लॉक को इस बार बच्चों तुम धक्का, ये नेचुरल लेंथ में है और नेचुरल लेंथ से अपन इधर इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दे, आगे किसका दे, धक्का दे करके। तो यू विल सी ए सिचुएशन लाइक दिस
स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, देखो स्प्रिंग है ये, और ब्लॉक को थोड़ा सा अपन ने इधर की तरफ मूव कराया, ये है कंप्रेस्ड पोजीशन। ओके, ये कंप्रेस्ड पोजीशन है। अब यहां से कैसे फोर्स होगा बताओ? स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग की हमेशा ट्राई क्या होती है, स्प्रिंग क्या चाहेगी कि वो अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए, क्योंकि वहां वो इक्विलिब्रियम में थी, वो शांति से बैठी हुई थी वहां पे स्प्रिंग। तुमने इसको कंप्रेस कर दिया, जैसे इसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? स्प्रिंग खुलना चाहेगी, क्योंकि तुमने कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग वापस फोर्स लगाएगी। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स होगा वो इधर होगा स्प्रिंग का, यूं एफ। स्प्रिंग ने ब्लॉक पे लगाया ये फोर्स, तो ब्लॉक भी स्प्रिंग पे इधर लगा रहा होगा जरूर, देखो एक्शन रिएक्शन होते। लेकिन यहां मुद्दे की बात क्या है कि स्प्रिंग पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। तो नेट फोर्स 0 कैसे होगा बताओ? इधर से जरूर दीवार ने फोर्स लगाया होगा, तो दीवार पे फोर्स इधर लग गया होगा। तो इस टाइम भी स्प्रिंग पे देखोगे तो नेट फोर्स जो है स्प्रिंग पे स्टिल 0, वो तो होना ही है, हमेशा 0 होना होता, क्योंकि स्प्रिंग इज मासलेस, और मासलेस बॉडी पे कभी कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्स लगेंगे भी तो ऐसे लगेंगे कि नेट 0 हो जाएगा, जैसा कि यहां हो रहा है। तो स्प्रिंग को तुमने दबा दिया, तो स्प्रिंग का नेचर देखना एक बार, क्या चाह रही है स्प्रिंग? स्प्रिंग चाह रही कि ये खुल जाए, जैसे दबाओगे तो खुलना चाहेगी, तो ब्लॉक पे इधर धक्का देगी। अगर तुम ब्लॉक को छोड़ दोगे तो बिल्कुल ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू एम लगा के, और चाहे दीवार उधर खिसक जाए, पर दीवार खिसकेगी नहीं इधर, क्योंकि दीवार पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन दीवार पे और भी फोर्स है, यहाँ सीमेंट वीमेंट से चिपकी हुई है ये, तो इसलिए दीवार अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग फोर्स लगाती है। तो मैंने यहाँ 2 चीजें बताई, एक बार मैं इसको समरी में बता रहा हूँ। पहली बात तो स्प्रिंग फोर्स कब लगाती है, दूसरी बताई थी स्प्रिंग फोर्स किधर लगाती है, और तीसरा बताऊंगा आगे स्प्रिंग फोर्स कितना लगाती है। ठीक है, तो पहली बात पे एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं कि बच्चों स्प्रिंग फोर्स कब लगाती है। तो सीधा सा कंसेप्ट है एक लाइन में, अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ में है तो वो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। लेकिन अगर स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से थोड़ा भी कंप्रेस किया या नेचुरल लेंथ से थोड़ा इलोंगेट कर दिया, तो फिर स्प्रिंग फोर्स लगाना शुरू कर देगी। तीनों चीज बताई मैंने। पहला डायग्राम बनाया था, याद है तुम्हें, नेचुरल लेंथ का बनाया था, जहां कोई फोर्स नहीं था। दूसरा डायग्राम बनाया था इलोंगेट करने का, जब स्प्रिंग को खींच दिया। और तीसरा जो डायग्राम है वो है, जो दिख रहा है तुम्हें, वो है कंप्रेस करने का। तो जब स्प्रिंग इलोंगेट या कंप्रेस्ड होगी तो वो फोर्स लगाएगी। दूसरी बात थी स्प्रिंग फोर्स किधर लगाती है, इसका भी एक लाइन में जवाब है कि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगी हमेशा कि उसके फोर्स लगाने से वो अपनी नेचुरल लेंथ को वापस अटेंड कर ले। अगर तुमने कंप्रेस किया तो वो खुलना चाहेगी, और तुमने उसको खोल दिया यानी स्ट्रेच किया तो वापस कंप्रेस होना चाहिए, यानी नेचुरल लेंथ में वापस आना चाहती है। अब ये फोर्स कितना होता है स्प्रिंग का, इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं सॉरी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी और नेचुरल लेंथ से उसको मैं एक्स इलोंगेट कर दूं या एक्स कंप्रेस कर दूं, जैसे मैंने इलोंगेट किया है फिलहाल एक्स डिस्टेंस, कहां से? नेचुरल लेंथ से। तो स्प्रिंग की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, और यू विल सी कि यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर होगा। देखो इस ब्लॉक पे इधर फोर्स होगा एफ, मैंने फिर वो डायग्राम बनाया था। अब ये एफ कितना होगा, एफ किधर होगा ये तो समझ में आ गया हो कि तुमने खींच दिया स्प्रिंग को तो वापस आना चाहिए। अब ये एफ कितना होगा, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो होता है के माइनस के इंटू एक्स। माइनस तो ये बता रहा है कि अगर ये कंप्रेस्ड है तो खुलना चाहेगी, खुल गई है तो कंप्रेस होना चाहेगी, यानी अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड अपन बात कर लें,
कितना फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू, सुनो क्या है, k इंटू एक्स। लिखो इसको, है ना, नोट करो। द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by spring, magnitude of force exerted by spring equal to k into x. What is k and what is x? बच्चों k को बोलते हैं हम इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। और जो x है, x ध्यान से देखना, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट हम कहां से लाएंगे, तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होता है, वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। कुछ स्प्रिंग जो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कम होगी, सॉफ्ट मतलब जो जल्दी से खिंच जाती हैं, और जो हार्ड स्प्रिंग है, जैसे शॉकर होते हैं अपने, शॉकर वगैरह गाड़ियों के वो स्प्रिंग होते हैं ना, उनका हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। तो के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी। एक्स सोचो, एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ। एक्स लेंथ मत कर देना कि एक्स का स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, नेचुरल लेंथ से कितना खिंच गई स्प्रिंग, या नेचुरल लेंथ से कितना दब गई स्प्रिंग, वो एक्स है। ये यानी नेचुरल लेंथ से कितना चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? अगर नेचुरल लेंथ कह दे कि 5 सेंटीमीटर थी और अब इसको 7 सेंटीमीटर कर दिया, तो एक्स क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ है उसमें से नेचुरल लेंथ सब्ट्रैक्ट करो, नेचुरल लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आएगा वो एक्स होगा। तो एक्स को ऐसे ध्यान रखो जैसे चेंज इन द लेंथ, लेंथ में चेंज है ये, और फोर्स लगेगा के इंटू एक्स के बराबर। समझ गए बच्चों? ये स्प्रिंग का फोर्स होता है। तो तीन चीजें मैंने अभी तुम्हें सिखाई, स्प्रिंग कब फोर्स लगाती है, किधर फोर्स लगाती है, और कितना फोर्स लगाती है। ये तीनों चीज अगर आ गई अपने पे, तो अब अपन आसानी से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल फोर्स बाय द स्प्रिंग। ध्यान दें, एक एग्जांपल शुरू करते हैं। एक बॉल है ये, और दूसरी बॉल यहां जुड़ी हुई, ठीक है, ध्यान से देखो। इसका मास है 2 किलोग्राम, और इसका जो मास है वह है 3 किलोग्राम, ठीक है। और यहां पे दे रखा है कि कोई फोर्स हमने लगा रखा है इधर, ये कैपिटल एफ फोर्स है, कोई फोर्स कैपिटल एफ लगा रखा है, और इसका एक्सीलरेशन हमें गिवन है। 3 किलोग्राम वाला जो पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन हमें गिवन है ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा और किधर होगा ये बताना है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास दो पार्टिकल दे रखे हैं, ये 2 किलोग्राम का है, ये 3 किलोग्राम का है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये जो ब्लॉक है या ये जो पार्टिकल है, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। या चलो ये फोर्स हटा दो, इससे थोड़ा सा अपन और आगे, फिलहाल ये मान लो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इधर एक्सीलरेशन बताना है। तो इतना तो हम सोच सकते हैं कि यार ये जैसे मैं 3 kg वाले ब्लॉक का एबीडी बनाऊं, 3 किलोग्राम की जो बॉल है उसका एबीडी बनाए। अब बहुत से बच्चे सुनो, इसमें क्या क्या गलती हो सकती है। इसमें गलती हो सकती है कि सबसे पहली तो यही है कि यार अगर ये 2 से जा रहा है, जैसा कि हमने स्ट्रिंग वाले केस में किया था, रस्सी वाले केस में, अगर ये ए से जा रहा है तो इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा। वो रस्सी के केस में कह सकते थे, यहां नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? कि ये स्प्रिंग है यहां। अब बताओ क्या ये मजबूरी है? सोचो तुम खुद, क्या ये कोई मजबूरी है कि अगर ये मान लो अपनी जगह से एक्स खिसका, तो
तो क्या इसकी मजबूरी है कि इसको भी एक्स खिसकना पड़े? बताओ, नहीं है कोई मजबूरी, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ऐसा होता था कि स्ट्रिंग खिंच नहीं सकती थी, रस्सी खिंच नहीं सकती थी, ये तो खिंच सकती है ना, समझ लो। जो रस्सी है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती थी, ये लेंथ कांस्टेंट रहती थी रस्सी के केस में, तो वहां एक मजबूरी बनती थी कि अगर ये वाला ब्लॉक एक्स आगे बढ़ गया तो उस लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए इसको मजबूरी होती थी कि इसको भी एक्स आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी इसकी वेलोसिटी अगर dx बाई dt है तो मजबूरी से इसकी वेलोसिटी भी dx बाई dt होगी, इसका एक्सलेशन dv बाई dt है तो इसका, तो वहां तो सेम होता था, लेकिन यहां ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए एक गलती तो ये मत कर देना, अगर ये ए से जाएगा तो इसको भी ए से जाना पड़ेगा और आंसर वो 2 पे टिक करके आ जाओ। हाँ, अगर यहाँ पे स्प्रिंग की जगह, सुनो, अगर यहाँ स्प्रिंग की जगह कोई रॉड लगी रहती, कोई रॉड होती या कोई रस्सी लगी होती, तो मैं बिल्कुल कहता इस बात को कि जितने एक्सीलरेशन से ये जाएगा उतने ही एक्सीलरेशन से ये जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग है, इसलिए यहां कोई ऐसा मजबूरी नहीं है। तो चलो 3 kg का हम एफबीडी बनाएं। ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पे नीचे एमजी नॉर्मल वो तो लग रहे हैं, उनको तो छोड़ो, कोई काम के भी नहीं है, नॉर्मल एमजी बैलेंस कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल पे ध्यान दो। अब तुम्हें पता है कि यार हॉरिजॉन्टल में देखो ये अलग, स्प्रिंग को अलग कर दो और ये अलग, तब दिखेगा तुम्हें कि क्या हुआ होगा। ये 2 kg अलग कर दिया। अब ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, क्वेश्चन में रखा है 3 किलोग्राम का ब्लॉक आगे की तरफ एक्सीलरेट हुआ, तो क्यों एक्सीलरेट हुआ? एक बार फिर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। क्या हमने इस पे कोई फोर्स लगा रखा है? कोई फोर्स नहीं। देखो, क्या तुमने कोई फोर्स लगाया? नहीं। तो एक ही चांस है कि भाई स्प्रिंग फोर्स लगा रही हो, 100% स्प्रिंग ने इस पे फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ। ये फोर्स बच्चों एफ मान लो, इस पे स्प्रिंग ने आगे की तरफ फोर्स लगाया, इसको अपन ने एफ मान लिया, और इसी फोर्स, क्योंकि इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, और इसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेट हुआ है। और इसका एक्सीलरेशन भी रखा है इधर, एक्सीलरेशन कितना इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर इस पे आगे की तरफ एफ लगा तो अब स्प्रिंग का ख्याल कर लो, क्योंकि स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 होना है, तो रिएक्शन हुआ होगा तो बिल्कुल इधर से स्प्रिंग पे एफ लगा होगा, देखो, लेकिन 0 करना है, 0 होना ही पड़ेगा क्योंकि मास लेस है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। मास लेस बॉडी पे अगर फोर्स लग गया तो सोचो इसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 कैसे होगा? तो सीधा सा एक ही तरीका है कि इधर से एफ लगा होगा, इसका एफबीडी देखो, नेट फोर्स 0 करना था, इधर से एफ कौन लगाया हुआ? बताओ, ये जो बॉल है ये इसको इधर प्रेस कर रहा होगा, तो इसका रिएक्शन क्या हुआ कि इस पे इधर जो है एफ फोर्स लगा हुआ। ये तीनों का एफबीडी है, ध्यान से देखो, दोनों बॉल और स्प्रिंग का एफबीडी ये होगा। अब बात समझ में आई? तो यहां से मैं एक इंफॉर्मेशन से एफ निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे आगे वाली बॉल का एक्सीलरेशन गिवन है। तो आगे वाली बॉल का अगर एक्सीलरेशन गिवन है तो इस पे एफ इक्वल टू एम ए लगाओ। अब बहुत से बच्चे इस पे सोचेंगे कि यार सर ने बताया था के इंटू एक्स, अब के नहीं है, एक्स नहीं है, तो कहां से निकालोगे? तो यहां से निकाल दो। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग कितना खिंची हुई या दबी हुई है। चलो ये बताओ स्प्रिंग, इसमें सोच के बताना, इस इंस्टेंट पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है? खुद सोचो। तो क्लियर दिख रहा है कि इस पे ये इधर धक्का दे रही है, देखो स्प्रिंग आगे वाली बॉल पे इधर धक्का दे रही, तो ये खुलना चाहेगी, देखो यूं हो रहा नहीं, इस तरह से फोर्स लगा रही है, तो अभी कंप्रेस्ड होगी, जरूरी है स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी। फोर्स स्प्रिंग का अगर के और एक्स दे रखा होता तो के एक्स से निकाल लेते। अब बहुत से बच्चे वही टाइम खराब करेंगे कि के कितना है, एक्स कितना है, जब के भी नहीं दे रखा, एक्स भी नहीं दे रखा, तो के एक्स से तो फोर्स आएगा नहीं ना। पर इससे तो दिख रहा है क्लियर कि भाई इस पे जो भी फोर्स लगा वो उसके एम ए के इक्वल होगा। भाई इसका मास गिवन है, उसका एक्सेलरेशन गिवन है, तो एफ इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग ने लगाया है इस इंस्टेंट पे। इस टाइम स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी वो 6 न्यूटन है, और वही फोर्स एफ ये है, देखो
वही फोर्स ये है। इसलिए ध्यान से देखना, यहां पे अपन कह सकते हैं कि इधर इसका जो एक्सीलरेशन होगा, पहली बात तो किधर आएगा, तो उसके अपोजिट होगा एक्सीलरेशन। उसका अगर इधर एक्सीलरेशन है तो इसका एक्सीलरेशन इधर होगा। देखो क्लियर दिख रहा है, ए डैश मान लूं बच्चों, ए डैश एक्सीलरेशन है और इस पे लगा हुआ एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे तो एफ कितना बताओ, एफ वहां से निकाला वही एफ यहां तक आ गया ना, एफ तो वही है। तो 6 इक्वल टू एफ इक्वल टू मास इसका 2 इंटू एक्सीलरेशन ए डैश। तो 6 इक्वल टू 2 इंटू ए डैश, तो ए डैश आ गया कितना बताओ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन इधर होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका जो एक्सीलरेशन है वो इधर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक तरीका और हो सकता था, ये तो इसका मेथड नंबर 1 है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, ठीक है। यानी हर चीज हमने खोल के दिखाई, दोनों बॉल अलग की, स्प्रिंग अलग की, तो उससे दिख रहा है क्लियरिटी में। एक तरीका और हो सकता था, जो एक लाइन का भी तरीका मैं तुम्हें बताऊं। मुझे एक बात बताओ, हम चले मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है इसका एक्सीलरेशन क्या है, तो हमें तो इधर ही मान लेता हूं कि इधर ए डैश से जा रहा है, ठीक है, नहीं मालूम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों बॉल, ध्यान से देखना सब, एक लाइन का जो तरीका है वो क्या था, ये ए गिवन था तुम्हें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं कह रहा हूं इन दोनों बॉल प्लस स्प्रिंग, सुनो, दोनों बॉल प्लस स्प्रिंग को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, समझे, दोनों बॉल प्लस स्प्रिंग को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना एक बार सब, एफ एक्सटर्नल कितना है, तो वो 0 है। देख लो पूरे सिस्टम पे स्प्रिंग इन ब्लॉकों पे लगाएगी, ब्लॉक इन स्प्रिंग पे लगाएंगे, तीनों चीज सिस्टम में मैंने मान ली। ये इंटरनल फोर्स हो गई, इस स्प्रिंग ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने स्प्रिंग पे लगाया, इस स्प्रिंग ने, ये तीनों आपस में जो फोर्स लगा रहे वो इंटरनल फोर्सेज है या नहीं बताओ? तो बिल्कुल है, इंटरनल फोर्सेज है। तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? कोई सा भी नहीं है। देखो, इसलिए सिस्टम के लिए अपन क्या लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, याद है? एफ एक्सटर्नल तो हो गया 0, बिल्कुल 0 है। m1a1 इसका मास कितना था बताओ, 3 kg, तो 3 इंटू 2 प्लस इधर m1a1 और इसका इधर m2a2, तो 2 इंटू ए डैश, ये लो, और यू विल गेट ए डैश इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 मतलब तुमने इधर एज्यूम किया था +3, ए डैश इधर, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसमें स्प्रिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, ये वैसे ही आंसर आ जाएगा अपने पास, क्योंकि सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना था, 0 था। आई बात समझ में? तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल लें अपन। स्प्रिंग से एक ब्लॉक बना हुआ है और इसके ऊपर एक ब्लॉक और है, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, यहां स्मूथ है और दोनों ब्लॉकों के बीच यहां भी स्मूथ है, ठीक है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर। और स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ से x0 डिस्टेंस यहां पकड़ रखा अपन ने खींच करके, यहां तक नेचुरल लेंथ है ये, और स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, नेचुरल लेंथ से x0 आगे खींच दिया और यहां की मैं पकड़, अब मैं इसको छोड़ूंगा, अब तक मैंने ब्लॉक को पकड़ रखा था, अब मैं इस ब्लॉक को छोड़ूंगा तो स्प्रिंग अपना काम करना शुरू करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो वापस से कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है, ये फिक्स दीवार है बिल्कुल, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और स्प्रिंग को
उसकी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट आगे तक अपन खींच के ले गए। तो व्हेन ब्लॉक्स आर फ्री टू मूव, जब ब्लॉक मूव करने के लिए फ्री हैं, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है, कौन से ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। हमारे बस में कौन से ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, कैपिटल एम का एबीडी बनाते हैं। मैं कैपिटल एम को ले लूं अलग, स्मॉल एम को अपन अलग कर ले, ठीक है। तो देखो वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस हो रहेंगे, वर्टिकल फोर्स अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ये चलना होगा इसका हॉरिजॉन्टल में। तो ये यहां से एक्स नॉट खिंचा हुआ है, और जब एक्स नॉट खिंचा हुआ है तो इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा के एक्स नॉट। एम जी नॉर्मल लग रहे हैं, उनको मैं इंटरेस्टेड हुई नहीं इसमें, एम जी नॉर्मल बोल सब, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इधर चलना है इस ब्लॉक को, ये इस पे के एक्स नॉट फोर्स लग रहा है। और इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है बताओ? जीरो, कोई फोर्स नहीं है। अभी नहीं, स्प्रिंग तो लगाएगी, स्प्रिंग किस पे लगाएगी? क्या स्प्रिंग स्मॉल एम पे लगाएगी क्या? नहीं, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो है। इसको डेली लाइफ से तुम कंपेयर कर रहे होंगे, पता है डेली लाइफ में इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है जो इसको साथ चलाने का काम करेगा। यहां फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो क्या होगा पता है? स्प्रिंग इस ब्लॉक को तो खींच के ले जाएगी आगे, ये ब्लॉक अपनी जगह पे रहेगा, और जैसे ही निकलेगा वो गिर पड़ेगा नीचे। ये जो ब्लॉक है वो आगे चलता जाएगा, और जैसे ही निकलेगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि ये नहीं चलेगा, इसका एक्सीलरेशन जीरो है, ये ध्यान देना। अजीब लग रहा हो लेकिन सही है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि डेली लाइफ में अगर सोचोगे तो डेली लाइफ में तो इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स होता है जो उसको साथ चला लेता है। यहाँ फ्रिक्शन जीरो दे रखा है, स्मूथ है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं है, मुझे बताओ कौन सा फोर्स है, बताओ। एम जी नॉर्मल है, वो वर्टिकल है, बैलेंस हो रहे। हॉरिजॉन्टल में बताओ कौन सा फोर्स है? स्मॉल एम ऊपर वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है जो उसको एक्सीलरेट करेगा? कोई सा भी नहीं है, इसलिए ऊपर वाले का आंसर जीरो। और इस पे फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं, के एक्स नॉट इक्वल टू एम ए, और यहां से जो ए आएगा दैट विल बी के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एम। ये इसका एक्सीलरेशन कितना? के एक्स नॉट बाई एम। तो जो अपर ब्लॉक है, अपर ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे किसी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। डोंट कंपेयर विद द डेली लाइफ सिचुएशन। डेली लाइफ में क्या होता है? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ फ्रिक्शन होता है। यहाँ क्या सिनेरियो बनेगा? जैसे स्प्रिंग को तुम यहां से रिलीज करोगे, इस ब्लॉक को छोड़ दोगे, ये जो ब्लॉक है ये धीरे धीरे क्या होगा? आगे खिसकता जाएगा, और ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा, और जब ये पूरी तरह से इसके नीचे होकर निकल जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक गिर जाएगा। अब ये मत बोलना कि ऐसे सच्ची में थोड़ी ना होता है, तो सच्ची में तो क्या फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, है ना, इसलिए वो साथ चलना शुरू कर देता है। तो अपर ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो जीरो होगा, और जो लोअर ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? के एक्स नॉट बाई एम होगा। ठीक है बच्चों, तो स्प्रिंग फोर्स मैंने आज स्टार्ट किए थे थोड़े से, कल इसके और भी क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ट्राई करते रहना, अगली क्लास में इसके और भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है।